अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। वेलकम इन फ्यूचर विजन। फ्यूचर विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वेलकम करते हैं। चैप्टर नंबर 14, लेक्चर नंबर 10, दैट इज़ आवर सेकंड लास्ट लेक्चर। इसके बाद ये चैप्टर इंशाल्लाह हमारा क्लोज हो जाएगा। अच्छा बच्चों, एटमॉस्फेयर चैप्टर के नाम से हमने ये स्टार्ट किया था, और एटमॉस्फेयर क्या होती है, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, उन डिफरेंट गैसेस के जो हमारी एटमॉस्फेयर का पार्ट है उनकी हमने डिटेल डिस्कस कर ली है। ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो कि एक इशू है, जस्ट थोड़ी सी एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन चेंज हुई थी तो ग्लोबल वार्मिंग, अर्थ का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू हो गया, जिसके बहुत से मसाइल पैदा हुए थे। लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने उनको डिस्कस किया था। आज बच्चों हम बड़ी एक इम्पोर्टेंट गैस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है तो पोल्यूटेंट, और हमारी बचत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो हमारा ट्रोपोस्फेयर का पार्ट नहीं है। वो यहाँ से ज़मीन से 25 किलोमीटर की हाइट पे है, दैट इज़ ओजोन। अब सारे बच्चे इसके नाम से वाकिफ़ हैं। ओजोन क्या है डिस्कस करते हैं। ओजोन का फ़ायदा क्या है, ओजोन ना होती तो क्या होता, तो ये सारी बातें बच्चों आज हम डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, ओजोन इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन का एलोट्रोप है। अगर बच्चों हम इस दुनिया में ज़िंदगी की एवोल्यूशन की बात करें, ज़िंदगी के आगाज़ की बात करें, तो जब ये दुनिया बनी थी, आज से तकरीबन जो है 4.5 बिलियन ईयर्स पुरानी बात करें, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब ये दुनिया बनी थी, उस वक्त यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, उस वक्त कोई ओजोन नहीं थी। और ये वो वक्त था जब हमारी ज़मीन बिग बैंग थ्योरी से, जो कि एक थ्योरी है कि ये ज़मीन, सूरज, चांद, सितारे सारे इकट्ठा होते थे, फिर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ, हमारी ज़मीन अलहदा हो गई, सूरज के गिर्द घूमना शुरू हो गई। ये वो वक्त था जब दुनिया बहुत ज़्यादा हीट थी, बहुत ज़्यादा गर्म थी, यहाँ पर लाइफ नहीं थी। यहाँ पर अल्ट्रा वायलेंट रेज डायरेक्ट जो हैं वो ज़मीन पर आ रही थी। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेंट रेज, जो कि इंतहाई ख़तरनाक रेज हैं, वो डायरेक्ट हमारी ज़मीन के ऊपर आती थी, जिस वजह से यहाँ पर किसी भी तरह की प्लांट, ना कोई एनिमल, किसी तरह की लाइफ का जो है वो एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं थी। वक्त गुज़रा, नेचर जो है वो बदली, तो ओजोन डेवलप हुई। वो ओजोन आज भी मौजूद है, उसका फ़ायदा जो है वो जो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ओजोन के बारे में पढ़ते हैं कि ओजोन है क्या। ओजोन क्या है? सबसे पहली बात, ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का ये एक एलोट्रोप है। ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। इट इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और ये एक ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होते। इट इज फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर। अगर हम ये सरफेस ऑफ अर्थ बनाएं, ये जो रेड कलर मैंने शो किया है, दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ। ये ज़मीन की सरफेस है जहां हम रह रहे हैं। और आप जानते हैं ज़मीन की सरफेस से 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर तक गैसेस का नेटवर्क है, जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर की जो टोटल हाइट है दैट इज 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। उस 120 किलोमीटर में हमने पढ़ा था 12 से 50, 12 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फीयर है। स्ट्रेटोस्फीयर है, उस स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है, और सारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन नहीं है। ये बात हमने डिस्कस की है, सारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन नहीं होती। ओजोन एक लिमिटेड से पोर्शन में है। ये जो ओजोन है 25 से 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से 30 किलोमीटर का जो एरिया है, इतने से एरिया में, इस हिस्से में ओजोन मौजूद है। ओजोन 5 किलोमीटर का तकरीबन एरिया जो है ये कवर किए हुए है। मैं रिपीट करता हूँ, ओजोन क्या है। ओजोन के बारे में बेटा जनरल सी बातें कि ओजोन इज एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। ये एक ऑक्सीजन का एलोट्रोप है।
जो कि ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल O3 इसका फॉर्मूला है। इट इज़ फाउंड इन स्ट्रेटोस्फीयर, ये स्ट्रेटोस्फीयर में मौजूद है। स्ट्रेटोस्फीयर में 25 से 30 किलोमीटर तक मौजूद है। ओजोन कैसे बनती है हम जानते हैं। ओजोन में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम से मिलता है और ओजोन बन जाती है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है जब ऑक्सीजन के एटम से मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जब एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलती है तो ओजोन बन जाता है। ये वाला काम भी हमने देखा था स्ट्रेटोस्फीयर में होता है और ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, इसीलिए तो स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर भी बढ़ता है। स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? अगर आपको याद हो जब हम स्ट्रेटोस्फीयर को डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर क्यों बढ़ता है, तो बच्चों स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर इसलिए बढ़ता था कि ओजोन का जो मॉलिक्यूल है वो बन रहा होता है। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के एटम से मिलता है और ओजोन बनता है, और ये प्रोसेस चूँकि एक्सोथर्मिक होता है इसलिए इस प्रोसेस के दौरान हीट रिलीज होती है और स्ट्रेटोस्फीयर का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। ये जो ओजोन है इसका फ़ायदा क्या है? ओजोन क्या है ये तो समझ आ गया कि इट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। It is an allotrope of oxygen. Its formula is O3. It is found in stratosphere. It is found in 25 to 30 किलोमीटर एरिया ऑफ अ स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन जो है इसका फ़ायदा क्या है? इसका क्या फ़ायदा है? ये सरफेस सोबत मैं थोड़ी सी लंबी कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ये सारी की सारी सरफेस ऑफ अर्थ है ये, और ये बेटा मैं जो बॉर्डर बना रहा हूँ 25 से 30 किलोमीटर का, फॉर एग्जांपल दिस इज ओजोन। ये जो मैंने बॉर्डर बनाया अंदर मैंने रेड कलर से पार्टिकल्स शो किए हैं, ये क्या है? ये ओजोन है। ये जो मैंने बॉर्डर बनाया है ये ओजोन की लेयर है, ओजोन लेयर। ये करती क्या है? सन से आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, दिस इज सन, ये सूरज है, सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज यूवी लाइट, अल्ट्रा वायलेट रोशनी जो है ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, ये प्लांट्स के लिए नुकसानदेह है। अगर ये ज़मीन पर आ जाए तो ये किसी भी पौधे को उगने ना दे। इंतहाई हाईली एनर्जी वाली रेडिएशंस हैं, ये एनिमल्स और प्लांट्स दोनों के लिए नुकसानदेह हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके नुकसानात क्या हैं। ये जो ओजोन है ये सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं ये उन्हें अब्जॉर्ब करती है। सूरज से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज को अब्जॉर्ब करती है, ये जज़ब करती है, उन्हें ज़मीन तक नहीं आने देती। ये ओजोन का फ़ायदा है। ओजोन जो होती है अगर ये टूट जाए तो क्या होगा? सर ये होगा अगर ये ओजोन कहीं से डिम हो जाए, कहीं इसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाए, लाइक दिस, ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है यहाँ पर देखिए ओजोन कम है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं वो क्रॉस करके नीचे आ जाएंगी। अल्ट्रा वायलेट रेज दैट इज़ वेरी मच डेंजरस फॉर अस, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेज अगर नीचे आ गई तो ये हमारे लिए अच्छी बात बच्चों नहीं है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज अब्जॉर्ब हो रही हैं, दिस इज द गुड प्रैक्टिस, ये अच्छी बात है। ओजोन ने हमें बचाया हुआ है, अल्ट्रा वायलेट रेज को आने से रोका हुआ है। अगर तो यही अल्ट्रा वायलेट रेज ओजोन लेयर को क्रॉस करके नीचे आ जाएं तो इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। सवाल ये है कि सर ये ओजोन कैसे टूट सकती है ना? 25 से 30 किलोमीटर के एरिया में ओजोन मौजूद है, ये ओजोन सर कैसे टूट सकती है? उसकी सबसे पहली वजह हमारी डेली लाइफ के अंदर ना क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन्हें हेलोकार्बन्स भी कहते हैं, उनका इस्तेमाल बढ़ गया है।
मैंने एक वर्ड लिखा है हेलो कार्बन। हेलो कार्बन्स को आम दूसरी लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज में क्लोरो फ्लोरो कार्बन CFC, CFC मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स कहते हैं। यानी कार्बन और कार्बन ने अपने साथ 4 बॉन्ड बनाए होते हैं। कार्बन के बच्चों 4 ही बॉन्ड होते हैं ना। उसने अपने साथ 2 क्लोरीन जोड़े हैं लेफ्ट राइट में क्लोरो, और 2 ही फ्लोरीन जोड़े हैं F। तो क्या बन गया? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। असल फॉर्मूला है CF2Cl2, सिंबल है CFC, अलामत है CFC। ये जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स हैं, ये जितने भी हमारे रेफ्रिजरेटर्स हैं जो हम अपने घरों में यूज़ करते हैं ठंडक पैदा करने के लिए, या AC के कंप्रेसर्स हैं जो कि कूलिंग एजेंट हैं, ठंडक पैदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके जो कंप्रेसर्स होते हैं उनके अंदर एक गैस भरी जाती है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा अपनी डेली लाइफ में कि ये AC की गैस लीक हो गई है, AC अब ठंडक नहीं पैदा कर रहा, ये फ्रिज की गैस लीक हो गई है कंप्रेसर में से, अब फ्रिज जो है वो कूलिंग नहीं कर रही। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा जब गर्मी आती है हमारे घरों के अंदर AC जो है अक्सर कूलिंग नहीं करते, तो हम क्या कहते हैं? लगता है इसकी गैस लीक हो गई है। फ्रिज ठंडक नहीं करती तो हम क्या कहते हैं? लगता है इसकी गैस लीक हो गई है। तो हम AC वाले को बताते हैं, वो AC सर्विस भी करता है और साथ गैस भी डालता है कि ये इसके अंदर गैस निकल गई थी, अब ये कूलिंग करेगा। वो गैस बच्चों क्या है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। वो गैसेज एक्चुअली उनमें क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स का एक मेजर हिस्सा होता है। क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स हमारी मजबूरी है, हम कूलिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। या जितने भी प्रोपेलेंट हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि वो फोमिंग एजेंट्स हैं, जितने भी आप लोग सारे बच्चों ने वो अक्सर देखा होगा, इतनी इतनी मार्केट्स में बोतलें, उन्हें शेक करते हैं और जैसे ही बटन दबाते हैं उसमें से पेंट निकलता है। पेंट्स के स्प्रे के डब्बे आप सारे बच्चों ने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप लोगों ने मोर्टीन तो देखा है ना, जो कीड़े मारने के लिए, लाल बे को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। मोर्टीन देखा है, मॉस्किल देखा है ना। अच्छा वो भी नहीं देखा तो बॉडी स्प्रे तो लगाइए ना सारे बच्चों ने। इनके अंदर बेटा 2 चीज़ें होती हैं, एक तो परफ्यूम होती है और दूसरा एक ऐसी गैस होती है जो परफ्यूम को बाहर निकलने में मदद देती है। दैट गैस इज कॉल्ड प्रोपेलेंट। इस गैस को प्रोपेलेंट कहते हैं। अब मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूं सामने, प्रोपेलेंट। प्रोपेलेंट वो गैस होती है जो आपकी बोतल में से बॉडी स्प्रे को निकालती है, या ये वो गैस होती है जो बोतल में से पेंट को निकालती है, ठीक है। या प्रोपेलेंट, जिनके अंदर प्रोपेलेंट लगा होता है, जिनके अंदर प्रोपेलेंट मौजूद होता है, उन्हें हम एरोसोल्स भी कहते हैं। एरोसोल्स, जितना भी बच्चों एरोसोल है, पेंट्स के डब्बे हो गए, जितना भी आपका जो बॉडी स्प्रे हो गया, या कीड़े मारने वाली दवाइयाँ हो गई, या जितना भी कंप्रेसर है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, उनके जो कंप्रेसर्स होते हैं उनमें से गैस निकलती है। नाम क्या मैंने बताया आपको? क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। फॉर्मूला क्या है? CF2Cl2। ये जो क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स हैं ये नीचे से ऊपर जाएंगी, CFCs, क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स। जमीन से, सरफेस से लीकेज की वजह से ऊपर जा सकती हैं कि नहीं जा सकती? अच्छा कभी आपने सुना हो, बॉडी स्प्रे तो लगा ली, क्लोरो फ्लोरो कार्बन किधर जाएगी? उड़ जाएगी सर, सरफेस में चली जाएगी ना, एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। कीड़े मारने वाला स्प्रे तो कर दिया, क्लोरो फ्लोरो कार्बन किधर गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। अच्छा कंप्रेसर था, उसमें से गैस लीक हुई, गैस लीक होके किधर चली गई? बच्चों गैस जो है कंप्रेसर से लीक होके किधर गई? एटमॉस्फेयर में ही आई ना। ये हमारी एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जैसे ही क्लोरो फ्लोरो कार्बन आएंगे, नीचे से सफर तय करेंगे ऊपर की तरफ, उड़ते जाएंगे।
1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3, 4, 5, 6, 25 किलोमीटर तक ऊपर चले जाएंगे। ये गैसेस हवा से हल्की होती हैं, एटमॉस्फेयर में चली जाएंगी और ऊपर 25 किलोमीटर तक चली जाएंगी जहाँ पर ओजोन है। और सनलाइट की मदद से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट जाएंगे। ये देखना CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन टूट गया। इसके टूटने से CF2Cl और एक क्लोरीन का रेडिकल अलग हो जाएगा। इनमें से एक क्लोरीन निकल जाएगा। ये देखो एक क्लोरीन इसमें से निकल गया, वो मैंने अलग लिख दिया। बाकी क्या रह गया? CF2Cl। ये देखो CF2Cl। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हैं सनलाइट में, सूरज की रोशनी में ये टूट जाते हैं, डीकम्पोज हो जाएंगे और उनसे क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल्स 9th क्लास में पढ़ा था ना, ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन्स हों। इनके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इनको शो कैसे करते हैं? एलिमेंट्स के ऊपर एक डॉट लगा देते हैं। 9th क्लास में पहला चैप्टर, उसमें हमने फ्री रेडिकल्स पढ़ा था क्या होते हैं। तो ये बेटा फ्री रेडिकल्स हैं, क्लोरीन, इसके ऊपर मैंने डॉट लगा दिया। अच्छा भाई, क्लोरीन आ गया। ये जो क्लोरीन है दैट इज वेरी मच डेंजरस। ये बड़ा डेंजरस है। ये क्या करता है? ये ओजोन के मॉलिक्यूल को तोड़ता है। नीचे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऊपर गया, सनलाइट में जाके टूट गया, टूट के उसने क्लोरीन का रेडिकल बनाया। ये जो क्लोरीन का रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा। ये देखना, क्लोरीन का रेडिकल आया, ओजोन के साथ रिएक्शन कर गया। ओजोन का एक ऑक्सीजन अपने साथ मिला लेगा, OCl। ऑक्सीजन एक क्लोरीन से मिल गया, OCl। बाकी क्या रह गया? O2। O3 था ना, O2 रह गया। OCl जैसे ही बनता है ना, OCl जैसे ही बनता है वैसे ही टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग कर देता है और खुद फिर से फ्री रेडिकल बन जाता है। ऑक्सीजन का एटम देखो, उसने फिर से अपने से अलग कर दिया, खुद भी नहीं रखा। इतना बदतमीज है ये क्लोरीन। इसने ओजोन का ऑक्सीजन छीना है और खुद भी नहीं रखा, अपने साथ जोड़ा, आगे जाके फिर छोड़ दिया। ये क्लोरीन का रेडिकल फिर से अलग हो गया। ये फिर से एक ओजोन के मॉलिक्यूल, फ्रेश मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा। ये क्लोरीन का रेडिकल फिर से ऑक्सीजन बना देगा और फिर से OCl बना देगा, जैसे इसने पहले काम किया है ऊपर। ये क्लोरीन का रेडिकल आया, ओजोन से मिला, OCl बना दिया, फिर से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और जैसे ही बना, क्या ये ऑक्सीजन अपने पास रखेगा? नहीं रखेगा। ये OCl फिर से O अलग कर देगा, खुद से फिर अलग हो जाएगा। यानी कि क्लोरीन का रेडिकल ओजोन के अंदर से ऑक्सीजन काट काट के फेंकता जा रहा है, काट काट के फेंकता जा रहा है। उन ऑक्सीजन के एटम्स का क्या होगा? एक ऑक्सीजन का एटम ये यहाँ बन गया है, दूसरा यहाँ बन गया है, ये दोनों आपस में मिलेंगे, ऑक्सीजन जमा ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये रिएक्शन बेटा जब शुरू होता है ना, 1 सेकंड के अंदर 10 लाख क्लोरीन के जो मॉलिक्यूल हैं, एक क्लोरीन का रेडिकल 10 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर सकता। एक क्लोरीन 1 सेकंड में 10 लाख के करीब जो है वो क्लोरीन के जो ओजोन के मॉलिक्यूल्स हैं उनको ब्रेक कर सकता है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसकी वजह से ओजोन की जो लेयर है आहिस्ता आहिस्ता पतली होती चली जाएगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीकेज की वजह से ऊपर जाएंगे तो जहाँ पर ओजोन होल मौजूद है, जहाँ ओजोन मौजूद है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वहाँ जाके रिएक्शन करेंगे और वहाँ पर ओजोन की लेयर को कमज़ोर कर देंगे। ये देखो ओजोन तबाह हो गई, ओजोन जो है तबाह हो गई है।
ओजोन जब तबाह हो जाएगी, जिस जगह पर ओजोन तबाह हो जाएगी वहाँ पर ओजोन पतली हो जाएगी और वहाँ से अल्ट्रा वायलेट रेज ज़मीन पर आ सकती हैं कि नहीं आ सकती? आ सकती हैं। ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम बोल देंगे वहाँ पर ओजोन होल बन गया है। ओजोन होल, पहला होल 1980 के अंदर आर्कटिक रीजन में देखा गया था और 1990 में दूसरा ओजोन होल एंटार्कटिक रीजन में देखा गया है। 2 ओजोन होल हमने देखे हैं, आर्कटिक और एंटार्कटिक रीजन जो हैं, एक 1980 में और एक 1990 में। सर वहाँ पर तो बर्फ़ ही बर्फ़ है। आर्कटिक रीजन और एंटार्कटिक रीजन जो हैं, अगर आप वहाँ पर देखो तो वो तो ज्योग्राफिकली ऐसे है ही नहीं कि वहाँ पर लोग टीवी, फ्रिज और उसके अलावा प्रोपेलेंट यूज़ करें। वहाँ तो है ही बर्फ़ है। वहाँ पर तो एसी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि है आर्कटिक रीजन में लोग एसी लगा के सोते होंगे जहाँ है ही बर्फ़ चारों तरफ। नहीं सर, तो क्या वहाँ कंप्रेसर की लीकेज हुई है फिर? नहीं सर, जब एसी नहीं है तो कंप्रेसर की लीकेज कैसे होगी? वहाँ पर क्या इतनी आबादी है जितनी हमारे यहाँ है एशिया में? नहीं सर, ना वहाँ आबादी है ना वहाँ एसी का इस्तेमाल है। तो फिर सर वहाँ पे ओजोन होल क्यों देखा? ये तो देखना चाहिए था हमें कोई पाकिस्तान में, कोई इंडिया में, कोई सऊदी अरब में, जहाँ हर चीज़ एयर कंडीशनड है। तो ओजोन होल तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए था, ये आर्कटिक रीजन में कहाँ चला गया? तो बेटा इसका जवाब ये है कि आर्कटिक रीजन जो है ये ज्योग्राफिकली वहाँ पर एटमॉस्फेयर जो है ना वो हमारे एशिया, बाकी जो दुनिया है ना, अगर आप कभी इसको गूगल पे भी सर्च करें तो आर्कटिक रीजन नेचुरली एक ऐसा रीजन है जहाँ पर एटमॉस्फेरिक कंसंट्रेशन बाकी पूरी दुनिया के एटमॉस्फेयर से डिफरेंट है। ओजोन लेयर वहाँ पे नेचुरली कमज़ोर है। ठीक है, ये ऑब्जर्व हमने 1980 और 1990 में ऑब्जर्व किया। तो बेटा आज के जो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहला सवाल जो बन सकता है, व्हाट इज ओजोन? सारा ही शॉर्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको कल बताऊंगा, ये पूरा लॉन्ग भी है। ठीक है, हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, राइट अ डिटेल नोट, ये पूरा मैं यहां पर लिखता हूं, लॉन्ग क्वेश्चन, राइट अ डिटेल नोट ऑन ओजोन डिप्लीशन, सारा लिख दें। शॉर्ट क्या बनेगा? व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है? राइट इट्स फंक्शन, इसका काम लिखें। व्हाट इज द ओजोन? राइट इट्स रोल। ये आपका पहला क्वेश्चन आ गया। दूसरा सवाल क्या है? हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, ओजोन कैसे तबाह हो रही है? हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं। हाउ ओजोन लेयर इज डिप्लीटेड, ये आप सारी की सारी जो इक्वेशंस मैंने बनाई ना, ये वाली, दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इक्वेशंस, ये बड़ी अहम हैं, ये आपने साथ बनानी है। ओजोन लेयर कैसे डिप्लीट हो रही है? व्हाट इज ओजोन होल? तीसरा सवाल आपका शॉर्ट क्वेश्चन, ओजोन होल क्या है? पहला ओजोन होल कहाँ देखा गया था? दूसरा ओजोन होल कहाँ देखा गया है? ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक था ओजोन के ऊपर। टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 11 बेटा हमारा आखिरी वाला टॉपिक होगा, आखिरी वाला लेक्चर होगा, उसमें हम ओजोन लेयर जो कि डिप्लीट हो चुकी है उसके इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही हम उसके एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारे बच्चों को आज का टॉपिक समझ आ गया है, क्वेश्चंस बोर्ड पे हाईलाइट हो चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 11 जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।